इस तमाम बातचीत के लिए सौरभ आपका, विनोद मिश्रा जी आपका, सोफिया खान आपका, डॉक्टर निखिल प्रसून आपका बहुत शुक्रिया। तो बात करेंगे अब हम पश्चिम बंगाल के बाद असम की, कि असम में चुनावी राज्य में फ्री बी की किस तरह से बारिश हो रही है और ये जो फ्री बी बनाम विकास का ये जो नैरेटिव है, चुनावी नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, किस तरह से ये सामने आ रहा है। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो फ्री बीज हैं वो चुनाव के समय तक तो ठीक है, लेकिन जो राज्य की अर्थव्यवस्था जब बाद में आती है, हिमाचल प्रदेश का उदाहरण सामने आता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था किस तरह से पटरी से उतरती है, ये फ्रीबीज का ही असर होता है। असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, जिसमें विकास और गारंटी दोनों प्रमुख मुद्दे बनकर सामने उभरे आए हैं। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र के नाम से उसको जारी किया है, जिसमें लगभग 30 से ज्यादा 31 प्रमुख वादे शामिल हैं। बीजेपी ने चहुमुखी विकास यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट को मुख्य थीम बनाते हुए आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक संरक्षण और सुशासन पर जोर दिया है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर खास फोकस रखते हुए करीब 2 लाख नौकरियों का वादा किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने की बात भी संकल्प पत्र में प्रमुखता से कही गई है। बीजेपी ने बाढ़ समस्या समाधान, सीमाई सुरक्षा और राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने को भी प्रमुख एजेंडा बनाया है। पार्टी ने चाय बागान, श्रमिकों, किसानों और स्थानीय समुदाय के लोगों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाओं का भी वादा किया है। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ाई और मूल निवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा करने की बात करते हुए 5 लाख बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी माहौल में यह दावा किया था कि पिछले वर्षों में असम में हिंसा से विकास की ओर बढ़ा है, जो बीजेपी शासन की उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र गारंटी लेटर के रूप में पेश किया है, जिसमें 5 प्रमुख गारंटियों को चुनावी हथियार के रूप में सामने लाया गया है। कांग्रेस की रणनीति सीधे आर्थिक सहायता यानी कैश सपोर्ट और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर केंद्रित दिखाई देती है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर 10 लाख लोगों को उनकी जमीन का स्थायी पट्टा देने का वादा किया है। कांग्रेस की 5 गारंटियों में महिलाओं को 50,000 रुपए की बिना शर्त सहायता, 25 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1250 रुपए प्रतिमाह की पेंशन जैसे वादे शामिल हैं। कांग्रेस का फोकस सीधे लाभ हस्तांतरण यानी कैश ट्रांसफर और लोगों की जेब में पैसा डालकर अर्थव्यवस्था को तेज करने की बात कही है। यह साफ है कि इस चुनाव में एक तरफ बीजेपी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार की राजनीति कर रही है, उसका दावा कर रही है, उसकी बात कर रही है, वहीं कांग्रेस गारंटी और आर्थिक सहायता पर आधारित मॉडल पेश कर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कैश ट्रांसफर, मुफ्त सुविधाएं और सब्सिडी वोटरों को सीधे प्रभावित करती है, खासकर गरीब और ग्रामीण वर्ग में। वहीं बीजेपी डबल इंजन सरकार और दीर्घकालिक विकास को मुद्दा बनाकर स्थिरता और प्रगति की छवि पेश कर रही है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में संकट की वजह चुनावों के दौरान घोषित की गई फ्रीबी की योजनाओं को माना जा रहा है। हालात यह है कि हिमाचल राज्य कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा है, राज्य का घाटा लगातार बढ़ रहा है और सरकार के पास राज्य के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में दोनों दलों के घोषणा पत्र सामने आने के बाद फ्रीबी कल्चर बनाम विकास मॉडल की बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। तो बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पार्टी का संकल्प पत्र पिछले 1 दशक की उपलब्धियों पर आधारित है। 6 दशक के शासन में कांग्रेस विकास नहीं कर पाई है, बीजेपी विकास को मॉडल मानती है। Because this manifesto is to build on a decade of delivery. When I look at Assam for some reasons, from the perspective of a union finance ministry, at the fiscal transfers, the investment data, the growth numbers, what I see is a state that has been transformed in 10 years in ways that 6 decades of Congress rule could never have achieved. That is the kind of achievements Assam has seen in the last 10 years. और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार इन जन सुझावों के आधार पर असम की प्रगति का खाका तैयार करेगी और विकास कार्यों को नई गति देगी।
The background of the preparation of the Sankalp Patra, we went to the people, Barak, Brahmaputra, Pahar, Bhayam, all like part of the state of Assam. We went house to house and collected the people's suggestion what to do in the next term. On the basis of this document, that means people's suggestion of Assam, we will work in our third term. More than 3 lakhs people have extended their suggestion. और कल कांग्रेस ने भी असम के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसकी हमने बानगी आपको अभी दिखाई भी। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा था, ये भी सुनते हैं। यहाँ की सरकार और हेमंत विश्वास ने जो आपके साथ विश्वासघात किया, वो भी हम आपको बताएंगे। एक मन से कांग्रेस पार्टी को वोट दो और गोगोई को, उसके नेतृत्व वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार आप बनाइए। तो चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असम पहुंचे हैं और उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्या तंज किया, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र का कोई असर नहीं है, न वो महाराष्ट्र में हुआ, न वो हरियाणा में हुआ, न वो दिल्ली में हुआ, न कहीं उनके घोषणा पत्र का कोई असर नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये चुनकर भी नहीं आने वाले और कांग्रेस को भी ये पता है कि हम चुनकर नहीं आने वाले। तो वो तो लोगों को किसी भी प्रकार से प्रॉमिस करती है, वो तो ये भी कह सकती है कि हम ताजमहल हर एक को बांध कर देंगे, हम हर एक को ताजमहल बना कर देंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुवाहाटी से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़े हुए हैं। अश्विनी से बात करेंगे इस खबर पर और ज़्यादा। अश्विनी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये दोनों घोषणा पत्र की जब हम बात करते हैं और सीधे तौर पर ये चुनावी नैरेटिव भी गढ़ने का वक्त है, दोनों ही दल अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन बात कहीं सामने ये ज़रूर आती है कि जब हम इसको सीधे कैश फॉर वोट ना कहें, लेकिन ये जो इस तरह की जो घोषणाएं हैं फ्री बी वाली, वो कहीं ना कहीं वोट खरीदने जैसी लगती हैं। कैसे देखते हैं इस चुनावी माहौल में इस तरह की घोषणाओं को? जी निखिल, अगर देखें तो राजनीतिक दल हैं, वो राजनीति के लिए जनता का विश्वास जीतने के लिए, जनता के वोट को हासिल करने के लिए इस तरीके की घोषणाएं करते हैं और उसमें कोई भी राजनीतिक दल कहीं भी किसी से पीछे नहीं रहता है। मुख्य लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन की है। भाजपा गठबंधन की अगर बात करें तो भाजपा गठबंधन ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। उस संकल्प पत्र में स्पष्ट तरीके से 31 बिंदु तो उनके संकल्प पत्र के हैं ही हैं, साथ साथ स्पष्ट तरीके से कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद अब नहीं होगा। यूसीसी निश्चित तरीके से अगले 3 महीने के अंदर लागू किया जाएगा। लोगों को जो अरुणोदय योजना कहा जाता है महिलाओं के लिए 1250 रुपये एक मुश्त भुगतान हर प्रतिमाह के भुगतान की बात है, उसको 3000 रुपये करने की बात कही गई है। बुजुर्ग 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई है। 10 लाख युवाओं को कम से कम स्वरोजगार की स्थिति में उनको वित्तीय सहायता देने की बात की गई है। कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटियाँ दी हैं। उस 5 गारंटियों में उन्होंने कहा है कि हम 25 लाख तक का कैशलेस सबको स्वास्थ्य योजना देंगे, स्वास्थ्य इंश्योरेंस देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख तक का कवर होगा। 50,000 रुपये महिलाओं को उद्यमिता जो है व्यवसाय खड़ा करने के लिए वो दिया जाएगा। एक मुश्त मासिक भुगतान भी महिलाओं को किया जाएगा। उसकी क्या राशि होगी यह स्पष्ट कांग्रेस ने नहीं किया है। जुबिन गर्ग की मौत का मामला यहाँ पर एक भावनात्मक मुद्दा है, उसको भी छेड़ने की बार बार कांग्रेस कोशिश करती है। 100 दिन के अंदर उसमें न्याय के कटघरे में लोगों को खड़ा किया जाएगा। 1250 रुपये बुजुर्गों को पेंशन दिया जाएगा। ये सब घोषणाएं की गई हैं। लेकिन अगर देखें तो इससे पहले ही जब चुनाव शुरू होने था, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना था, उसके पहले ही 1250 रुपये प्रतिमाह का जो अरुणोदय योजना का भुगतान था वो 4 महीने का भुगतान और 5000 रुपये जो है कहीं ना कहीं जो बिहू जो नववर्ष होता है असमिया, उसका 9000 रुपये कांग्रेस भाजपा की वर्तमान सरकार ने महिलाओं के खाते में दिए हैं। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम अगर आप देखें तो ये तकरीबन 30 से 40 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित होती हैं। जी अश्विनी, मैं एक बात आपको बीच में रोककर ये पूछ रहा हूँ कि ये जो घुसपैठियों का मुद्दा है या जो लैंड जिहाद जिसका आपने जिक्र किया उसका मुद्दा है, ये कितना बड़ा मुद्दा आपको लगता है वहां पर? क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि 1.5 लाख बीघा जमीन खाली कराई है और 5 लाख बीघा खाली कराएंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा ये यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ की सुरक्षा को, यहाँ की व्यवस्था को प्रभावित करने वाला मुद्दा है और ये मुद्दा काफ़ी पुराना भी है। अगर देखें तो असम की राजनीति, असम की अस्मिता, असम में स्वदेशी बनाम बाहरी,
ये मुद्दे हमेशा भावनात्मक मुद्दे कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीति को तय करते रहे और यहाँ पर राजनीतिक दलों को भी उन्होंने बनाया, जैसे असम गण परिषद जैसे जो राजनीतिक जहाँ पर आंदोलन के बाद जो राजनीतिक दल बने, जो भाजपा के समय सहयोगी भी हैं, उन्होंने राज्य में इससे पहले सरकारें भी बनाई हैं। तो निश्चित तौर से एक बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा जो कहती है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, यहाँ के जो दो मुसलमान की कैटेगरी यहाँ पर कही जाती है। एक मियाँ मुसलमान होते हैं जो इनकी जड़ें कहीं ना कहीं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जो 70 के दशक में 70-71 में वहाँ अशांति होने के बाद यहाँ पर आए और यहीं पर बस गए। वापस स्थितियाँ वहाँ पर जब माकूल हुई तो वो बांग्लादेश नहीं गए, पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन के बाद वो वहाँ नहीं गए, लेकिन वो जब यहीं बस गए वो बांग्ला भाषी होते हैं, वो असमिया नहीं बोलते हैं। हिमंता सरकार ने इससे पहले मियाँ मुसलमान के अलावा जो यहाँ के खिलौंजिया समुदाय यहाँ का कहा जाता है, वो स्वदेशी समुदाय है, इंडिजीनियस समुदाय कहा जाता है। उसकी 5 जातियों को तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा उनकी आबादी है यहाँ पर, उनको जो है एसटी का दर्जा देने की बात कही। जो यहाँ के स्थानीय मुसलमान हैं, जो स्थानीय यहाँ के बाशिंदे हैं, जो स्वदेशी मुसलमान हैं, स्वदेशी इन द सेंस असमिया भाषी, असमिया बोलने वाले, जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहीं से हैं, उनसे किसी तरीके का कोई विरोध या किसी तरीके की उनके बाहर जाने की बातें कभी नहीं की जाती है। जो बांग्लादेश से आए उनको बाहर करने की बात दबे जुबान में कांग्रेस भी कहती है, लेकिन उसका समर्थन करती है, उसको शैडो करती है। और उन्होंने कहा कि इस तरीके के अगर 1.5 लाख बीघा जमीन कांग्रेस वर्तमान सरकार ने खाली कराए हैं, तो 1.5 लाख जमीन पर रहने वाले, उनके कब्जे में रहने वाले कितने हजार लोग वापस भेजे गए। तो निश्चित तौर से यहाँ पर अवैध घुसपैठ बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यूसीसी तो लागू होगा। ठीक बात है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, चिन्हित की गई जमीनें हैं, उनका अतिक्रमण खत्म किया जाएगा और एक घुसपैठियों को, अमित शाह ने भी फिर अपनी रैली में कहा कि एक घुसपैठियों को उनके स्थान तक भेजा जाएगा, बांग्लादेश भेजा जाएगा। ठीक, निश्चित तौर पर ये मुद्दा बहुत बड़ा है और देखने की बात है कि जनता इसको किस तरह से लेती। बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे तो